जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं। और जो वहाँ पे एक बाप्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहाँ पहुँच गए हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तार साहब, आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आगे हैं। तार साहब, इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स, पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेश गोई की थी कि हाँ जी। कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारे भी देंगे। और दूसरे दिन ही खबर आ गई थी। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, मैं वॉशिंगटन डीसी को देख रहा हूँ इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूँ डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना, और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग नजर आता है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है। इसमें कोई शक नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल सामने नजर आ रही है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की है। एंड आई एम हैप्पी विद इट। मैंने इस पे कहूंगा कि मैं हमेशा ये आपको बता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वेयर अमेरिकन आर गोइंग एंड वेयर द इंडियंस आर गोइंग। दुनिया के अंदर मुल्क जो है ना, वो एपेटाइट के साथ तरक्की करते हैं। जब जिन कौमों के अंदर तरक्की की एपेटाइट होती है, वो जो ख्वाहिश रखते हैं, वो तरक्कियां करते हैं। जो जिनको ग्रोइंग पेन्स आ जाएं, जो बोर होना शुरू हो जाएं, जो नशों में और वारदातों में लग जाए, उनके हालात कोई नहीं होते। मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था, आप जरा गूगल करके देखें इस वक्त न्यूयॉर्क के हालात, टाइम स्क्वायर पे क्या हो रहा है। 1,57,000 हिस्पैनिक जो है वो सारा दिन पिस्तौल लेकर दुकानों को लूट रहा है सारा दिन, और पुलिस जो है वो हाथ बांध कर खड़ी है। अगर पकड़ती है तो फौरन शाम को उनको बेल दे दी जाती है। लाचार है, मजबूर है। टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया इस कंट्री के अंदर। मैं आज आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कभी अमेरिका ट्रैवल एडवाइजरी देता था, फला मुल्क में न जाओ। मैं देख रहा हूं मुसलसल अब दूसरे ममालिक अमेरिका के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी दे रहे हैं। और इन सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर आप मुझे ये कहें कि ये भारत को चैलेंज कर लेंगे या दूसरे ममालिक, कतर की क्या मजाल है कि चैलेंज भारत को करे। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा आपको। इसी पे चलते हैं आगे। 8 जो हैं जो उनको छोड़ दिया गया है, 7 उनमें से भारत पहुंच चुके हैं, 7। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जिनको देखा जा रहा है, विनय मोहन क्वोत्रा, जो के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो 2 हवालों से बात इस वक्त कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। एक तो वो इन 8 जो सेलर्स हैं इनको छोड़ा गया है, और दूसरा इस वक्त यूएई के, जो यूएई और कतर का ट्रिप है मोदी साहब का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ही इज टॉप ट्रेंड इन द इंडियन मीडिया टुडे। अब उसमें जो बात ये मैं बताना चाहूंगा, 7वां ट्रिप है इनका यूएई का, मोदी साहब का। और दूसरा बाप मंदिर का। और मैं ये एक और यहां ये बताना चाहूंगा, ये इलेक्शन कैंपेन का भी एक हिस्सा, इसको उस एंगल से भी देखा जा सकता है। जब यहां पे अयोध्या का बना है, साथ यहां न्यू जर्सी के अंदर ये बाप वालों का मंदिर यहां भी बना था, न्यू जर्सी के अंदर।
27 एकड़ जमीन के ऊपर जो कि गिफ्ट की गई थी, उसके ऊपर वो मंदिर बना है। 27 एकड़ लैंड के ऊपर अबू धाबी के अंदर जो है, यूएई के अंदर जो बन रहा है। अब उसमें जो वो तो चलो मंदिर की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन इस वक्त जो लोग किस एंगल से बातें कर रहे हैं कि इन 8 सेलर्स को छोड़ा क्यों गया है, इसके पीछे अवामल क्या है? अवामल ये है कि इनके पीछे सबसे बड़ा ट्रेड है इस वक्त, जो आज जो मैं वो एग्जैक्टली आपको लफ्ज भी बताता हूं कि इस वक्त कहते हैं ट्रेड, डायस्पोरा प्रॉफिट और सिविलियन अवार्ड और पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी ग्रिप उस एरिया के अंदर। 7 मुल्कों ने हाई सिविलियन अवार्ड मोदी साहब को पहले उस एरिया से दे चुके हैं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। उसके बाद मैं ये खासकर ये ट्रेड के हवाले से कहते हैं ट्रेड क्या हुआ है? ट्रेड ही हुआ है, 8 लोगों को छुड़ाया गया है, उसके रिटर्न में क्या दिया गया है ये भी देखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है इस वक्त आबादी के लिहाज से। उन्होंने इस वक्त बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया है, 2048 तक अपना गैस इंपोर्ट करेंगे वहां से, और उसकी वैल्यू $78 बिलियन होगी। अब $78 बिलियन का ट्रेड आपने देना हो, 2048 तक का कॉन्ट्रैक्ट देना हो, तो फिर आप उनके कैदी रख सकते हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं। और दूसरा उनके ऊपर एलिगेशन था कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको बताया था तेलों में तेल नहीं है। अब उसमें ये जो किस तरह हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है आज विनय कोथरा से कि वो किस तरीके से छोड़े गए हैं, क्या उनको अदालत ने छोड़ दिया है या अमीर साहब ने उनको माफी दी? उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनका जवाब ना देना, लेकिन लोग स्पेकुलेट करते हैं, मीडिया स्पेकुलेट कर रहा है कि साल में 2 दफा अमीर जो हैं वो कतर के, वो आम पब्लिक को माफी देते हैं, या तो भी उसके अंदर आया है उस जुमरे में। दूसरा यहां पे ये बताना चाहूंगा कि मोदी साहब ने खुद कतर गए थे, कतर का उनका दूसरा दौरा है 2016 के बाद। मोदी साहब ने खुद जो है अमीर अल थानी से रिक्वेस्ट की थी कि इन लोगों को सीरियस लिया जाए। तो या तो फिर उन्होंने अदालत को कहा है या उन्होंने खुद इसको माफी दी है, दो ये स्पेकुलेशन है। अब इस हवाले से आगे जिस तरह मैं बता रहा था कि आज भी मोदी साहब, मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था कि मोदी साहब की एक खासियत ये है कि वो हमेशा इलेक्शन कैंपेन के मोड में रहते हैं। ये दौरा भी उनका इलेक्शन कैंपेन, ये आखिरी दौरा है इलेक्शन से पहले उनका, 7वां दौरा उनका ये यूएई का है, दूसरा दौरा कतर का है। और इसमें भी जाके जब वो मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा, उसका क्रेडिट दिया जाएगा। और जो डायस्पोरा वहां बैठा है, और अंदाजा लगाएंगे 9 मिलियन लोग जो वहां बैठे हैं, उनके साथ अगर 3-3, 4-4 उनके फैमिली मेंबर भी आप लगाएं वोट डालने के लिए, तो कितनी बड़ी पब्लिसिटी है, कितना ज्यादा एयर टाइम है। तो मैं यही कहता हूं हमेशा कि मोदी साहब इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, मल्टीटास्किंग। देखिए लीडरशिप के अंदर एक चीज नहीं होती मेरी नजर में, जो मैं सारी जिंदगी लीडर्स को स्टडी करता रहा हूं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता रहा हूं, रेगन को पढ़ता रहा हूं, यहाँ पे उनके अंदर टीम सिलेक्शन का भी एक होना चाहिए। जिस तरह मैं कर्ज करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास ये एक आर्ट नहीं था, टीम सिलेक्शन। फिर टीम उसको इकट्ठा करके रखना, उसको, ये बहुत बड़ा आर्ट होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये सारी चीजें मैं जो देख रहा हूं मोदी साहब के अंदर है, उनको मौजूद, उन्हें पता है, ग्रास रूट से नीचे से ऊपर आए हैं वो, उन्हें पता है हाउ टू कंट्रोल द सिस्टम, और सिस्टम इज अंडर हिज कंट्रोल राइट नाउ। ही हैज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ हिज अकॉम्प्लिशमेंट्स, जिसमें सबसे सारे नाम जो है वो इकोनॉमी और इफेक्टिव डिप्लोमेसी, जिसका आज का जो लफ्ज मैं पहले भूल रहा था, उसमें कहा जाता है विक्ट्री फॉर क्वाइट एंड मैच्योर डिप्लोमेसी। ये आज लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं मीडिया में ये 8 लोगों की रिहाई के हवाले से। तो ये सारी चीजों का देखिए, अगर देखा जाए तो ये मोदी साहब ने ही डॉक्टर जयशंकर को पिक किया था। डॉक्टर जयशंकर इज अ ब्यूरोक्रेट, लेकिन अल्टीमेटली उनकी आपस में अलाइनमेंट मौजूद है, अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, टीम वर्क है, तो तभी ये सारी चीजें अकम्प्लिश हो रही हैं। और दूसरा मैं समझता हूं कि उनका जो इनकी ये पॉलिसी है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया दे आर हिंदूज, और उनका टारगेट है उस पर कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लें तो हमें कोलिशन की जरूरत ही नहीं है, और इट्स अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी।
साहब, एक मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ, एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे वो दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहाँ पे है। ये जो एक मूवमेंट कह लें, या ये जो इम्प्रेशन है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हजारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहां पे, जो वहां पे वो बना रहे हैं ऑल दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर relatively being more economically stable, politically stable, अपना जो रिलीजियस मॉडल है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, या इसको अपनी एज ए वैल्यू ट्रांसफर करना चाहता है, और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये कह रहा है कि जैसे आप प्लूरलिज्म की बात करते हो, दूसरे मज़ाहब को एम्ब्रेस करते हो, हमारी कहानी भी सुनो, हमें भी सुनो, हमारे व्यूज़ को भी देखो। जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बात हुई, तो मॉरिशियस, नेपाल, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का जो राजा पक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, उसने विजिट किया है। सो ये जो ड्राइव है कि पहले मुसलमान मसाजिद बनाया करते थे जैसे पाकिस्तान में, ये पूरी के पूरे प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, डू यू थिंक कि ये एक उस तर्ज के ऊपर एक सोच है, दे वांट टू एक्सपोर्ट रिलीजन, हिंदुइज्म अब्रॉड, या आप हाउ वुड यू डिफाइन दिस दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की या इंडिया का, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, दो चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत हो और दूसरा पैसा हो आपके पास। पहले मुसलमान जो थे वो ताकत में थे, जहां जाते थे लूट मार भी करते थे, फिर मस्जिदें भी बनाते थे, सारा कुछ करते थे साथ। फिर उसके बाद आपने मजहब को कारोबार बनाया। आज मैं आपको छोटी सी, मुझे तकलीफ हुआ अगले दिन इस बात को देख के, आप ना सिर्फ इनकी मिसाल दें, अब भारत इस वक्त मंदिर बना रहा है, लेकिन बहुत अरसे से यहूदी अमेरिका में एक मूवमेंट उनकी है, बर्थ राइट ट्रैवल। यहूदी बच्चा चाहे अमेरिका में पैदा हो, उसको फ्री टिकट दिया जाता है इजराइल जाने का, जाके अपनी होमलैंड को देखकर। लेकिन हमारे सऊदी अरेबिया के पास यहूदियों से ज्यादा पैसा होगा, लेकिन वो हज और उम्रे के ऊपर भी कारोबार करते हैं, मस्जिदें भी कारोबार है, मदरसे भी कारोबार है। ये अफसोस वाली बात। लेकिन उसमें मैं बताऊं, इस्लाम का जो डाउनफॉल था वो अब्बासियत दौर के बाद डाउनफॉल है। अब्बासियत दौर की तरक्की भी इसी चीज में थी कि वो दूसरे मजाहिब की इज्जत करते थे, और वो साइंटिफिक अचीवमेंट्स के ऊपर उनका जोर था। मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जाना, वहां से नॉलेज इकट्ठा करके लाना, किताबें लिखने का आर्ट चाइना से लिया उन्होंने, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जिस तरीके से आपने उसके बाद किताबें बंद की हैं, फिर बाद में आपने किताब खोली नहीं। आज मैं दुख के साथ कहूंगा, इस्लाम जिसका पहला लफ्ज इकरा है, लेकिन सारे न पढ़ ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे ने वो भी कनाडा दी पीआर ਨੂੰ मगर पे भुखे नंगे फराडीए। मैं बल्कि दुख के साथ कहना चाहूंगा, 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में, मुझे बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री है जिसको कहा जा सके इस्लामिक है। आपका लीडर कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपना केस नहीं फलस्तीन का आप ले जा सकते। वह साउथ अफ्रीका लेकर गया, रो खन्ना कल चीखा यहां पे अमेरिकन कांग्रेसमैन है फलस्तीन के लिए, लेकिन आप क्यों नहीं बोलते? पाउंड डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग है, डॉलर और पाउंड की बहुत ताकत है। अब गोरा पाकिस्तान नहीं जाता, आप उसके पास जाते हैं। देखें आप, आपका हर रूलर जो है वो लंदन बेस है, आपका हर जज लंदन बेस है, गोरे को जाने की जरूरत ही नहीं। अब आप फोनों पे सारा काम कर देते हैं, देखें जरा। लेकिन चीमा साहब दे ये शिफ्ट है, शिफ्ट होता रहता है, पावर शिफ्ट होती है, पैसा शिफ्ट होता है। कभी सबसे पहले मैं अगले दिन मैंने रोम के बारे में पढ़ रहा था, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, पहली सुपर पावर रोम थी सबसे पहले। आज कहां है? कहीं नहीं, नामो निशान भी नहीं, नामो निशान भी नहीं। उनसे अपनी अपनी उनके जो अपने पुराने फोर्ट है वो संभालने से कासर है। तो ये शिफ्ट होता रहता है, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चाइना के हालात देखे, ओपीएम वॉर के जरा हिस्ट्री पढ़ के देखे तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं उसमें। हमारे अमेरिका की, मैं भारत की, चीमा साहब मैं दुख के साथ कहूंगा, भारत को एक कॉरपोरेशन ने टेक ओवर किया है, और जो क्लाइव जो आया था वो 20 साल उसकी उम्र थी, और जो दूसरा आपके साथ ब्रिटिश रूलर उसके साथ आया था निकलसन, उसकी उम्र 17 साल थी।
आज मैं अपने देखने वालों को कहूंगा गूगल करके देखें कि ब्रिटिश कितने थे नंबर्स के अंदर जिन्होंने पूरे महाभारत को कंट्रोल किया। ये पठान कितने थे, ये घोड़ों पे चढ़ के आते थे जिन्होंने यहाँ पे आके धज्जियां उड़ा दी लोकल कल्चर की और मजहब की। नंबर में कितने होते थे, और भारत की पॉपुलेशन को किस तरह उन्होंने रौंद के रख दिया नीचे, जिलील व ख्वार कर दिया, हमारी शक्लें तब्दील कर दी, शक्लें तब्दील। मैंने बताया नहीं कि आज तक अब मैं बहसीते पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हमारे में, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, राती 2 ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में 3 दौरे पड़ रहे हैं, आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन। नो क्लू अबाउट इट। इस तरीके से पठानों ने मारा हमें आके। तो चीमा साहब ये दर हकीकत ताकत वाली बात है ना, उनके पास ताकत थी, हम सबमिसिव थे। और उसमें मैं देखता हूं, मैं जो पढ़ता हूं, मैं जैनिज्म के बारे में पढ़ा, बहुत सबमिसिव रिलीजन। बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, वेरी सबमिसिव। वो बारबेरियन आते थे, दरिंदे, अपने भाइयों को मार देते थे, बाप की आंखें निकाल देते थे। नॉर्मल इंसान कर सकता है ये? नॉर्मल इंसान अपने बाप की आंखें निकालेगा? इनका हर दूसरा भाई एक दूसरे के गले काटता था। देखें जरा, दे वर नॉट नॉर्मल पीपल, दे वर बारबेरिक। दरिंदगी थी उनके अंदर मेरी नजर में। मैंने आज देख लें आप अफगानिस्तान में, चीमा साहब 60-60 साल का बंदा है, 15-15 साल की लड़की से शादी कर रहा है। कोई नॉर्मल इंसान करेगा? देखें आज आप अफगानिस्तान देखें, जहां से हर बंदा उतरा घोड़े से और हमें जलील करके गया, आज उसकी एक सड़क सीधी नहीं है वहां, एक पुल सीधा नहीं है वहां। नेचर फायर बैक, नेचर बैक फायर करती। जी मतलब हकीकत ये ताकत की बात है। लेकिन वो पठानों को कोई मसला नहीं है, उनका तो था ही कुछ नहीं, तो वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो तो चल रहा है। मुसीबत तो ये हम कौन है, आपके मुर्शिद अब आपको तालिबान बनाना चाहते हैं। मसला तो ये है, इमरान खान। इमरान खान साहब कहते हैं ये सियासती जिहाद है, जिहाद करेंगे। ये हम आए अमर बिन मारूफ पे चलें, आए हाथ में तस्बीह पकड़ ली, कहते रियासत मदीना बनानी, और रियासत मदीना वाले भी वहां पे बॉलीवुड बना रहे हैं। वहां पे एमबीएस ने छोड़ दिया सारा कुछ। आपको पता है कि रमजान के लिए उसने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किस तरीके से हाउ टू क्वाइटली सेलिब्रेट रमजान। जिस तरह पहले उसको पब्लिसाइज किया जाता था, उसने उसके ऊपर उसके खिलाफ उसने वहां पे कानून पास किए, नए रूल उसने इशू किए इन सऊदी अरेबिया, क्योंकि डरते हैं लोग, डर रहे हैं। वो कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर आए, फॉरेन इन्वेस्टर किस तरह जाएंगे वहां इन सर्कमस्टांसेस में? वो खोलना चाहता है हर चीज, आप अभी भी बंद करना चाहते हैं। आप बंद है, आप सबसे पहले जो आपकी चीज बंद है 25 करोड़ की, आपके दिमाग बंद है, आपके दिमाग बंद है। खोलें, खुदारा खोलें इसको, खुदारा खोलें। आज की आपकी सबसे मैं बताना चाहूंगा ड्रामा क्या चल रहा है इस वक्त, और बच्चे लौंडे लपाड़े बाहर निकल के हर शहर अग ला रहे हैं। वो पहले वसीम कादर सी, उन्हें उठे एक तो लोंडे साहब ने सारी तसल्ली कर दी। वो लोंडे साहब है ना, उसने कहता जी मैं तो जीता ही नहीं था। वो यार तीसरे नंबर पे तुम तो वहां से तो खोसा जीता है। दूसरा वसीम कादर साहब है, आज गालियां सारे उसके हल्के के अंदर आग लगी पड़ी। तीसरी शूटिंग छोड़ दी हाफिज हाफिज नईम ने कराची से, जमात इस्लामी वाले ने। फिर जहांगीर तरीन साहब इस्तीफा दे गए, फिर सराजुल हक साहब इस्तीफा दे गए। आज पता नहीं है अब, लेकिन ये है कि आपकी बचने की गुंजाइश नहीं है, मैं जो देख रहा हूं, क्योंकि आप 7 फरवरी को ठीक थे, आज आप इंतशार का शिकार हैं। यू आर कंफ्यूज, यू आर इन वर्स्ट पोजीशन देन February 7th, यू आर इन वर्स्ट पोजीशन। मियां साहब ने तो हो सकता है फ्लाइटें श्लाइटें चेक कर रहे हो, लेकिन ये कि आपके हालात ठीक नहीं है जो सब आपके हालात, यू आर इन वर्स्ट पोजीशन। मैं इस पे एक और चीज खास कर ऐड करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी हमारे काकड़ साहब को पिक किया था, उन्होंने इनको याद को कोर्स करा देते, या इनको कोई एंगर मैनेजमेंट की चीज दिखाते। इनको कहते हैं एंगर मैनेजमेंट की कोई अच्छी सी किताब पढ़ लें आप। आज सुना किसी वो बड़ी मुश्किल से किसी सहाफी की बेइज्जती करते करते रुक गए। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई इस्लामाबाद के अंदर, और उन्होंने वहां पे कहा है कि हम किसी मुल्क के कहने के ऊपर धांधली का नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका इशारा अमेरिकन कांग्रेसमैनों की तरफ था। फिर उन्होंने कहा जी मिसालें दी हैं स्वीडन की। उन्होंने कहा स्वीडन के अंदर 10 से 12 दिन लगते हैं इलेक्शन के रिजल्ट आने में। इंडोनेशिया में उन्होंने कहा 1 महीना लगता है। फिर फॉरेन इंग्लिश में आ गए, उन्होंने कहा लुक एट दिस, द फॉरेन जर्नलिस्ट दे आर सो क्वाइट। कहता तुम कल को मेरे पढ़ रहे हो, ये देखो फॉरेन जर्नलिस्ट। और यार फॉरेन प्राइम मिनिस्टरों की भी हालतें देखो ना, इस तरह नहीं कपड़े उतारते लोगों के।
कहते look at the foreign journalists are so quiet. I want to ask them the question about Swedish election. I want to talk about Indonesia's elections. पता नहीं यार ये कैसे लोग हैं, कौन ये मुल्क चला रहा है, चल कर कौन रहा है, मैं तो गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, चल तो रहा नहीं है। आज के हालात आपके जो करंट आपकी पॉलिटिक्स के हालात हैं इस वक्त, 266 आपकी सीटें हैं, दो पार्टी 134 चाहिए, 129 तो मियां साहब तो पीपल्स पार्टी ने इकट्ठी कर ली है। एमक्यूएम कहते हैं हमें सिंध का गवर्नर बनाया जाए। कल तक उनको कोई गोल्ड लीफ की डब्बी उधारी नहीं देता था एमक्यूएम को कराची में, हफ्ता पहले तक। आज वो कहते हैं हमने गवर्नरशिप लेनी है, दो ना, दो। तो चीमा साहब ये फिर आप जो कहते हैं बोगे वही काटोगे, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कौम को अनपढ़ रखना चाहें और फिर कहिए जिहाद क्यों पढ़ते हैं, जिहाद क्यों कहते हैं, अनपढ़ ने जाहिल ने उन्होंने की करना। दरअसल 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं आज। एक चीज तो ये है कि जहांगीर तरीन ने सियासत रिजाइन कर दिया है। लोग कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था, वो उसने समझा मैं मजीद लितर नहीं खा सकता, मैं मजीद इन चीज़ों में नहीं पढ़ सकता, उसने कहा मैं वैसी सियासत ही मेरी जान चढ़ाओ, और नई जमात बनी थी। दूसरा, जमात इस्लामी के वो अमीर हैं, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। बड़ा प्रेशर आया क्योंकि लोगों ने इमरान खान को वोट दिए हैं, एक पॉपुलर वोट है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये फैसला किया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो 2 साल के लिए वजीर आजम रहेंगे और शहबाज शरीफ साहब 3 साल के लिए वजीर आजम रहेंगे। नवाज शरीफ साहब को तो फारग कर दिया उन्होंने। ये जो डेवलपमेंट है कि पहले 3 साल शहबाज शरीफ वजीर आजम रहे, अगले 2 साल बिलावल भुट्टो वजीर आजम रहे, आसफ जरदारी सदर बनेंगे, मरियम नवाज वजीर आला बनेंगे। आपको लगता है कि 3 साल और 2 साल जब वजीर आजम रहे तो स्टेबिलिटी आ सकेगी, कोई रिफॉर्म्स आ सकेंगी, हम कुछ कर पाएंगे? तार साहब ये तो ऐसे लग रहा है फिर बंदर बांटी है कोई, वो इसमें कोई मज़ा नहीं आना इस चीज़ में। एक बंदा जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लेके आएगी वो 3 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी। पर आपको पता है कि जो PMLN है फॉर एग्जांपल, वो कहती है कि हम जो है वो, आपको पता है उनका एक कैपिटलिस्ट मॉडल है। वो कहते हैं हमने ये जो जितने भी वाइट एलिफेंट्स हैं, स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, इनको सेल कर देना है। PIA, रेलवे, स्टील मिल, ये वो आते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने तो नहीं करना, हमने तो इनको रखना है, हम नौकरियां देंगे सरकारी। हाउ डू यू सी दिस 5 इयर्स, अगर ये 3 साल 2 साल फॉर्मूला है? चीमा साहब मैं उस पे बल्कि आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपके होने वाला क्या है जो एट द लार्जर स्केल, मैं वो बताना आपको इसलिए चाहूंगा कि चीमा साहब आपकी अदालतें इस वक्त पिटीशंस के साथ भरी जा चुकी। वो समझे कि अगले 2 साल कोई अवाम को वो कानूनी काम नहीं करेंगे, सिर्फ यही केसेस सुनेंगे। एक तो ये है। दूसरा, उसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि ठीक है ये करना चाहते हैं जो करें, लेकिन ये बताएं कि दोनों लोगों को आप पहले ट्राई कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने सिंध में कितनी डेवलपमेंट की? शहबाज शरीफ साहब पिछली दफा आए थे, इन्होंने कितनी डेवलपमेंट की थी? इनके पास क्या सलाहियत है, इनके पास कौन सी डिग्रियां हैं इनके पास कि ये पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत रखते हो? यहां ये जरूर याद रखें कि इसी महीने के आखिर में IMF की टीम भी आ रही है आपके पास। दूसरा चीमा साहब, मैं दर हकीकत मैं जो अपने गुस्से का इजहार करता हूं उसके पीछे बहुत कई गहरे जख्म है। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। डॉक्टर नदीमुल हक हैं आपके पाइड के जो इस वक्त चेयरमैन है। जी जी। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी रिकमेंडेशन दी है फेडरल गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा इस वक्त सरकारी अफसरों के $55 बिलियन के सरकारी घाटे मौजूद है। मैं एक छोटी सी बात करूं, मेरी अगले दिन उनसे बात हो रही, किसी दिन वो हमारे शो में आएंगे वो आपके साथ। चीमा साहब दूसरी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूं उनकी बातचीत से। चीमा साहब उन्होंने कहा कि मुल्क के पास खाने को कुछ भी नहीं है, अभी रिसेंटली $3 बिलियन की नई गाड़ियां जिसमें मर्सिडीज शामिल है वो भी खरीदी गई। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 120 इस्लामाबाद के अंदर 120 ट्रेनिंग अकेडमीज है, ये काम यूनिवर्सिटियों को क्यों नहीं दिया जाता? दूसरा, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। वो क्यों? वो कहते हैं यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो इंस्टीट्यूशन नहीं होते, रिसर्च सेंटर होते हैं, वो आइडियाज प्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने कहा एक भी यूनिवर्सिटी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रिसर्च सेंटर मौजूद नहीं है चीमा साहब। और उन्होंने कहा है कि मैं बता बता के लोगों को मर गया हूं, रिपोर्टें इनको भेज भेज के मर गया हूं। उन्होंने CSS अफसरान की जो उनके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनके उन्होंने माइंडसेट और चीजें बताई हैं।
और मैं जो चीखता हूं कि आपका रूलर जो है ब्रिटिश एजेंट है, उसके पास डिग्री है हार्वर्ड की, ऑक्सफोर्ड की, लेकिन मां के कपड़े फाड़ रहा है। चीमा साहब तरह जिन लोगों की आपने बात की है, 3 साल तू लोटल है, 2 साल तू लोटल है, इनके पास इनके क्रेडेंशियल, इनके क्या एक्सपर्टीज है टू सेव पाकिस्तान इकोनॉमी, इनके पास क्या एक्सपर्टीज है टू सेव पाकिस्तान फ्रॉम टेररिज्म। आज बल्कि एक और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आज किसी ने आज बड़ा अच्छा लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, उसने कहा वोट को इज्जत देने वालों, अपने आप को भी इज्जत दे के देखो जो तुम वोट खरीद रहे हो। अब चीमा साहब बकरा मंडी खुली बकरा मंडी। चीमा साहब पता नहीं क्या को बददुआ है इस मुल्क को, क्या वजह है कि 400 साल के पुराने उन इंस्टीट्यूशंस की डिग्रियां और किताबें आप पे बेअसर, कलाम नर्मो नाजक बेअसर। वो कहते शर्म हमको मगर नहीं आती। चले फिर चीमा साहब इसका वो कहते ना, मैंने सुना था किसी के अंदर किसी चीज का एंड नहीं देखना चाहिए, अंदर अंत पैदा होता है, अंत नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है यू डिटरमिन टू सी इट, यू डिटरमिन। 4 लुटेरे हैं, 4 फराडी हैं, वो कहते हैं 4 मुल्क हम अकेले, 4 सूबे हम अकेले अकेले लूटेंगे, लेकिन उस मरकज को सारे मिलकर डाका मारेंगे। ये आपकी आगे चलने की पॉलिसी, आप देख ले। सिंध के पीपल्स पार्टी, इधर पीटीआई है, इधर नून लीग है, बलोचिस्तान है, 4 सूबे, ये 4 मिलके अकेले लूटेंगे, अकेले मरकज पे डाका कट्ठा मारेंगे। ये आपका टोटल पॉलिसी। और इस पे मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद है आसिम मुनीर, पता नहीं वो क्या वजह है कि व्हाई ही सो हेल्पलेस, क्यों नहीं वो इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे। करप्शन आपको कैंसर की तरह खा रहा है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। ये आज कंडीशन रख दे कि जो नेशनल असेंबली का आएगा उसका नाम ईसीएल पे होगा और अपने अकाउंटों उसका कोई फॉरेन अकाउंट नहीं होगा। क्यों नहीं इस चीज पे इंप्लीमेंट किया जाता? क्यों इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जाती? आपको पता भी आपके जो हालात है। क्यों वो डॉक्टर नदीमुल हक जैसे लोगों को आगे जिन्होंने मूवमेंट, वो एक्टिविस्ट है, ओपाइड का जो एक्टिविस्ट है, मुझे उनकी बातों से मुझे उनसे पाकिस्तान का दर्द नजर आया। लेकिन चीमा साहब बस जो फराडिया होगा उसको आगे ले आ जाते हैं, उसको आगे ले आते हैं, कहते तुम ही खा सानू भी खुआ। उस जरदारी साहब का होता था ना, जिस तरह मिनिस्ट्रियां वो बेच देते थे, सुना है वो ठेके पे दे देते थे मिनिस्ट्रियां, यार इतने पैसे तुम खा लो, इतने मुझे कराची पहुंचा दो, मिनिस्ट्रियां इस तरह देते ठेके पे। और आपके पास हर बंदे की, मैं हैरान हूं, हर बंदे की आपके पास कॉल रिकॉर्ड है, गंदे टोटे सारे आपके पास है, एजेंसियां सारा दिन टोटे चलाती देखती हर लीडर के बारे में। इसके बारे में क्यों नहीं रोक रही है, करप्शन के बारे में? ओहो, डॉक्टर साहब वो समझते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनके जरिए आनी है शायद, इसलिए। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो जरूरत, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आपका प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो रोटी का है। इशू तो कैंसर की तरह आपको करप्शन पड़ गई, उसका क्या करेंगे आप? करप्शन रुकेगी तो रोटी खाएंगे, करप्शन रुकेगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अब जिनको 40-40 करोड़ के टिकट जो बेचेंगे अपने सारा कुछ, उससे स्टेबिलिटी आ जाएगी। मेरा ये क्वेश्चन है, जो इंडिपेंडेंट जितने ये सारे आगे पीछे टूटे, बकरा मंडी लगेगी, ये स्टेबिलिटी इससे आएगी? मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, ये पीडीएम 2 से स्टेबिलिटी आ जाएगी? ये सवाल है मेरा, ये हल था इसका। लेकिन पता नहीं कि क्या आप लोग सीरियस ही नहीं अपने मुल्क के लिए। मैं आपको चैलेंज करके बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं, तो पता नहीं बात क्या, पाकिस्तान को तो पाकिस्तानियों ने बचाना है ना। आप कहते हैं आईएमएफ वाले जाके बचाएं आपको, वो तो देते हैं पैसे, वो भी आप खा पी जाते हैं। यू आर अंडर द रूल ऑफ अमेरिकन राइट नाउ, यू आर रन बाय आईएमएफ। जो आपका बजट बनाता है, इट मींस दे आर रूलिंग यू, सिंपल एंड इजी। और आप उस फेज से बाहर निकलने नहीं चाहते, पता नहीं क्या बात है। चीमा साहब, आप 3 बिलियन के लिए कल परसों आपने आईएमएफ के सामने लेट जाना है, पूरे कंट्री ने। अगलों ने कतर को 178 बिलियन का दिया, इंडिया ने 178 बिलियन डॉलर का ट्रेड का पैकेज दिया। वो 2048 तक 3 बिलियन आपकी, वो जो 2048 तक एलएनजी लेंगे मेरा ख्याल है उनसे, 178 बिलियन डॉलर। तो चीमा साहब चलें फिर, आपको पता, सब पता है आप जितने चीमा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਫਰਾਡੀਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। लेकिन है कि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, बकरा मंडी तो बाद मेरा ख्याल अगली किस्त आखिरी किस्त होगी ਤੁਹਾਡੀ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल कोलिशन बनेगा ये नेशनल हीलिंग एंड रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है। अगर इमरान खान साहब जो हैं
उन्होंने और उनकी पार्टी ने बीच में लोचना तला और हालात वो तो खराब। तल रहे, आपको किस तरह पता वो नहीं तलेंगे? वो तो शुरू हो चुका है। बल्कि खान साहब ने कहा कि पुरअमन एहतजाज करें। कभी पाकिस्तान में एहतजाज पुरअमन हुआ? वो तो निकल पड़े हैं पहले बार। वो और तो उन या टाइम स्क्वायर के ऊपर जो उन्होंने वादे किए हैं, ये जो व्हाइट हाउस के सामने यहाँ पे डायस्पोरा ने जो बातें की हैं, आप सुन नहीं सकते वो जितनी गंदी गालियां दे रहे हैं। और जिसको कह रहे हैं ना कि हीलिंग करेगी ये कौम, वो कहती है अगर मुर्शद नहीं तो पाकिस्तान बढ़े। वो कहते हैं इमरान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, जिससे आप हीलिंग एक्सपेक्ट कर दें आप। चलो देखो, करो तजर्बा। वो पहले इसका तजर्बा किया था, अब और का तजर्बा कर लेंगे। वो उन्होंने एक फेक न्यूज फैलाई हुई है तार साहब इमरान खान की पार्टी ने, कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है वो इमरान खान को मिलने जेल चला गया है। हाँ, कहते मतलब पैरी पे एक आ गए। कहते पैरी पे आ गए जाके। इमरान खान का नहीं, गेट आउट, गेट आउट। मैंने भी सुना। एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट। हाथ में तस्बीह थी, कुरान हाथ में था, आधा पाक। उन्होंने कुरान तो हिफज कर लिया ना, अंदर सुना जेल में नमाज कराते हैं। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, मैं हकीकी आजादी, हकीकी। ओ यार खुदादा ना लो यार। लेकिन ये चीमा साहब पर आवाजें पता है तब निकलती जब नाश्ता फ्रूट और योगर्ट के साथ पेश किया जाए, जब मर्जी का स्टेशनरी बाइक दिया जाए, फिर लौंडे लपाड़े इस तरह की बातें बाहर करते हैं। अंदरों चीका आउंदियां देना भी सब गल्लां करनी। चलो कर लेना स्वाद चीमा साहब इस तरह ही। अगर इस तरह चलाना है तो ठीक है। अगर दिस इज हाउ यू वांट टू रन पाकिस्तान, डू इट, लेट्स सी इट। 76 साल में तो कुछ नहीं हुआ, अब आप सोच रहे हैं 176 साल मजीद। लेकिन जो हालात आपके, इस तरह चलेगा नहीं। उस रीजन के अंदर कई खराबियां होने वाली हैं। उसकी वजह यह है इंस्टेबिलिटी आएगी। अमेरिकन दे आर इंटरेस्टेड इन दैट रीजन एज वेल। और उसके बाद यह है कि भारत और चाइना और रशिया का पहले ही प्रेशर उस एरिया के अंदर है। रीग्रुपिंग पहले ही हो रही उस खिते के अंदर। बल्कि मैंने अगली चीज, बल्कि मैं सोच रहा था आपसे डिस्कस वो भी करूं, जो हमारे यहाँ पे अमेरिकन जो थे जिन्होंने जाके इंटरव्यू किया पुतिन का, टकरसन। टकरसन, कार्लसन टकरसन, उसकी उसकी बड़ी, मैं अब बड़ी दुनिया में धूम है। और आई वाज सरप्राइज्ड द वे द पुतिन वाज कॉन्फिडेंट, द वे कॉन्फिडेंट। उसने कहा जी, उस पे एक सवाल मैं आपके देखने वालों से शेयर करना चाहूंगा। हमारे सेनेटर है न्यूयॉर्क के चक शुमर, उन्होंने थ्रेट किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सोल्जर जाएंगे यूक्रेन में, अमेरिकन सोल्जर्स विल गो ऑन ग्राउंड और वहां पे जंग लड़ेंगे रशिया के खिलाफ। जिस तरीके से हंस के उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा बॉर्डर तक कंट्रोल होता नहीं आपसे, $33 ट्रिलियन का आपका नेशनल डेट है, तो आप यहां के जंग लड़ेंगे। मैं बल्कि हैरान हूं, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि अफगानिस्तान से भागने का रास्ता भूल गए हो आप। तो ये बड़ा कॉन्फिडेंट था, पुतिन वाज वेरी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट क्यों है ये भी बता देता हूं। कॉन्फिडेंट इसलिए है, ओबामा रन कर रहे हैं इस कंट्री को पिछले 12 साल से, और धज्जियां उड़ा दी हैं उन्होंने, इकोनॉमी की भी, प्राइड की भी, सुपर पावर वर्ल्ड की भी, हर चीज की भी। और इस वक्त जो हालात है, अच्छा इसमें होगा क्या आगे फ्यूचर में, रीग्रुपिंग होगी। एक पावर का वैक्यूम आता है ना, तो वो सारी जो दूसरी पावर्स होती है उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त प्लेयर्स आर भारत, चाइना, रशिया, ये उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें उसकी मार में हाथियों की फिर जब लड़ाई होती, तो नीचे छोटे मोटे जो जानवर होते हैं वो तो पाँव में आ जाते हैं ना पाकिस्तान जैसे। तो फिर वो इस तरह के हो सकता है आपकी लॉटरी निकल जाए, सोना दे गए तो चढ़ाइए आपने कि अमेरिका जो है ईरान के गले पड़े और आपसे दोबारा अड्डे मांगे और आपकी लॉटरी निकले, लंदन दुबई की प्रॉपर्टियां बने। लेकिन पता नहीं, अब कुछ हो सकता है ये भी लॉटरी निकल आए आपकी, कोई पता नहीं। आप हमेशा वेट करते हैं। आपके सुना है कई लोग जो है बड़े पीरों मुर्शिदों के जाके दुआएं कराते हैं। क्या पता सुनी जाए किसी के ये भी मौका आ जाए। लेकिन ये कि दूसरी साइड पे भी हो सकता है वाकई। तार साहब बात तो सही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अमेरिकन ईरान पे को करेंगे। वो तो चाइना के साथ हमें फंसे हुए हैं। और होतियों से नहीं हो रहा सरकार, वो उनसे होती नहीं कंट्रोल हो रहे, तो आप उनसे बात करें। उनकी देखें, कल किसी ने बात की थी, वो बर्नी सैंडर ने तकरीर की कांग्रेस के अंदर। उसने कहा देखें, वी आर फंडिंग द इजराइल्स वॉर, हम पैसा भी दे रहे हैं, हथियार भी दे रहे हैं, और इजराइल हमारी बात भी नहीं सुन रहा है। देखें, ये इंटरनल मसला है तार साहब अमेरिका का, और मेरा ख्याल है जिसको वो हल नहीं कर पा ये रहे। इंटरनल नहीं है चीमा साहब, इंटरनल नहीं है। इसकी वजह यह है कि टोटल ओवरऑल द नेशन हैज रिफ्यूज्ड टू वर्क, नेशन हैज रिफ्यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड, नेशन हैज डिनाइड द इनोवेशन। 18वीं सदी से आज तक पहले इनकी स्ट्रेंथ क्या थी? इनोवेशन। वो उस पर डिनाई कर चुके हैं। इनको एक कहा था ओबामा साहब ने, उसने कहा था कि 400 साल, यू हैव बीन रनिंग द वर्ल्ड फॉर 400 इयर्स, यू हैव बीन ऑन द वर्ल्ड स्टेज फॉर 400 इयर्स, लेट चाइना राइज नाउ, लेट्स जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। देख ले आप, फेडरल गवर्नमेंट अभी भी आज भी आधी बंद है। मजे की बात है, न्यूयॉर्क की सारी बिल्डिंगें जो ऑफिस बिल्डिंग थी, वहां पे सारे कंडोमिनियम बन रहे हैं,
क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, वर्क फ्रॉम होम होता है? यूरोप आज क्यों घुटनों के बल है? वीक इज फॉर 4 डेज, वीक इज फॉर 4 डेज। यहां डॉक्टर मूवमेंट साहब, डॉक्टर साहब वो ट्रम्प, आपके लीडर ट्रम्प साहब ने स्टेटमेंट दी है, वो किसी यूरोपियन लीडर ने कहा है, पता नहीं कि अगर हम पे रशिया ने या किसने हमला किया तो उन्होंने कहा मैं कहूंगा और करो, और करो। बिल्कुल डॉक्टर साहब ये कि पे योर बिल्स, वो ये कह रहे पे बिल्कुल। योर बिल्स। तो चीमा ये साहब उसकी वजह बताना चाहता हूँ। एक तो सबसे यूरोप पहले का इस जी, बात उस खबर को सबसे ज्यादा हवा सीएनएन ने दी है, क्योंकि देनी भी उन्होंने थी, क्योंकि सीएनएन इज अ पॉलिटिकल टूल है, व्हाइट हाउस की शील्ड है सीएनएन जो है, उन्होंने उसको हवा देनी थी। लेकिन दूसरा मेरा उसके ऊपर जो मेरा जो उसके ऊपर पॉइंट ये है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को किस तरह ब्लेम करेंगे यूक्रेन की वार। आप गूगल करके देखेंगे यूरोप और यूरोपियन यूनियन ने कितने पैसे दिए और अमेरिका कितने पैसे दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज फिर $93 बिलियन का बिल जो है पास हो चुका है यूक्रेन और इसराइल की जंग के लिए। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह ब्लेम करेंगे आप? इस वक्त रशिया थ्रेट किसकी है? यूरोप को, रशिया की। वो पैसे क्यों नहीं देते? क्यों नहीं पैसे? फिर वो अपने रिलेशनशिप रशिया के साथ क्यों रखते हैं? उनसे एनर्जी भी उनसे लेते हैं, गैस भी उनसे लेते हैं, कोला भी उनसे लेते हैं, और इधर अमेरिका को बेवकूफ भी बनाते हैं। चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप इज राइट। वो कहता है अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका का अपना सिस्टम सारा क्रिपल कर रहा हो, आज किस मुंह से ये $93 बिलियन दे रहे हैं यूक्रेन वार के लिए? इन्हें पता भी कि सारे करप्ट है वहां पे, इन्हें पता भी सारे करप्ट है। वो सारा पैसा लंदन और दुबई जा रहा है, इन्हें पता है। बल्कि ये खुद किकबैक्स ले रहे हैं। ये सारी जो वार है, दिस इज अ स्कीम ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये सारी गेम तो लॉकहीड मार्टिन की और रेथियान की और नॉर्थरप ग्रूमन की सारी गेम है। और आप देख रहे हैं सारे सेक्रेटरी वहां से आए हैं, सारे किकबैक्स ले रहे हैं, सारे उनके बोर्ड्स पर बैठे हैं। हमारा खून पसीना जो है वो उड़ा रहे हैं, ये खुद भी खा रहे हैं, करप्ट है। मैंने आपको कहा था, जो करप्शन में पाकिस्तान छोड़ के आऊं, मेरे पीछे यहां आ गई, वो यही कर रहे हैं करप्शन। वहां तो कुछ भी नहीं। अब देखें ना यूक्रेन, गूगल करके देखें यूक्रेन का बैकग्राउंड क्या है। करप्ट तरीन कंट्री वहां का, और इन्हें भी पता है। दूसरा चीमा साहब, आपके देखने वालों, उनको छोड़ें, पेंटागन का 6 दफा ऑडिट फेल हो चुका है। ईयरली ऑडिट होता है, 6 दफा फेल हो चुका है। पता है इनको, सब पता है। ये नहीं कि इनको पता नहीं, नाक में रोटियां डालते, पता है। लेकिन जब कंट्री गोज इनटू द सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड, उससे किस तरह निकला जा सकता है? उससे फिर देखें अब इनको कौन निकालता है। दे आर इन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। लोग देखे ना, पांच लड़कों ने अगले दिन पुलिस में वहां जो भागे, जो पुलिस वालों को मारा था न्यूयॉर्क में, उनको उसी दिन शाम को जज ने बेल दे दी थी। डेमोक्रेट लिबरल जज है। वो उसी वक्त बस में बैठ के किसी और नाम से टिकट लेके तो बॉर्डर पे पहुंच गए थे, वहां से पकड़े गए। पता है इनको, हम लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हमारा सिस्टम इज नॉट वर्किंग, आवर सिस्टम इज क्रिपलिंग, इज वी आर डाइंग। इन्हें पता है। जिस तरह पाकिस्तान में आप अपने कपड़ों को आग लगा के जश्न मनाते हैं, आजकल ये भी यही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड फर्दर इन पाकिस्तान। एंड अगले 2-3 दिन बड़े अहम हैं पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के हवाले से। और हमने उसमें देखा। एक बात, बल्कि उसमें चीमा साहब ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर अपनी पार्टियां ज्वाइन कर लें। हाँ जी। एमएनएस को कहा गया कि 3 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद आईएमएफ की शर्त यह है कि जब तक आपकी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती, हमें पता ना हो कि बात किससे करनी है, तो वो हाँ। आएंगे नहीं। तो ये 2 चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी कुफराडिये इकट्ठे करो तो आगे चलो सर। डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह मेहरबानी फरमाए, ये जो वो जिन्हों के फाड़ लो भी बंद हो, और कुछ ऐसा हो कि कम अज़ कम ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए हमारे पास। लगता नहीं है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी ने फैसला किया हुआ है, वो भी बहुत बड़ी तादाद में है, एक सूबा उनके पास है, मरकज़ में उनके पास अपोजिशन में होंगे, पता नहीं क्या क्राइसिस होगा ये वो। ये पंजाब को भी चैलेंज कर रहे हैं। उनके वो जो फवाद हुसैन के भाई हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गौर साहब ने भी कहा कि हम 3 जगह पे, फेडरल और उसके बाद पंजाब और उसके बाद सूबा सरहद। वो हाँ पाकिस्तान सारा लेकिन ही उनका है चीमा साहब, सारा ही पाकिस्तान उनका है। बात तो सही है, लेकिन वो उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो जो डायलॉग कर सकते हैं दूसरी पार्टियों के साथ, क्योंकि वो अपने अलावा चीमा किसी को। साहब, वो आपका क्या ख्याल है, एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी को इस बात का इल्म नहीं है? क्या आपने 9 मई नहीं देखा? आपने, आप दोबारा किसी 9 मई का इंतजार कर रहे हैं? आप क्या चाहते क्या है? आप क्या चाहते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है। आपको पता नहीं है कि द पर्सन इज नॉन वर्केबल? आपको पता है इस चीज का? व्हाई यू वांटेड टू पुश पाकिस्तान टू अनदर नाइटमेयर? मैं आपको ब्लेम करूंगा? मैं उसको क्या ब्लेम करना है? वो तो नॉन वर्केबल पर्सन है।
हाँ वो तो कहते हैं चोरों से, सर उसका गूगल करें, वो कहते हैं चोरों से बात करने से अच्छा इस पे एटम बम मार दिया जाए पाकिस्तान। आप ये चाहते हैं? फिर कोई नई पीर नहीं ढूंढ रही है आपने, कोई नई काले जादू से आप एटॉमिक पावर चलाना चाहते हैं मजीद आगे? एटॉमिक पावर आपने जिनों से चलवानी है? ओए, दैट्स व्हाट योर डिजायर इज। चले बात तो सही है तार साहब कि ये हम अगर उसको लेके आना चाहते हैं या ऐसी सोच रखते हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अवाम जारी बात है जज्बाती है और हमेशा इसी तरह के फैसले तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने नहीं किया है। चीमा साहब, अवाम को जज्बाती नहीं है, आपने जज्बाती किया है इसको। अवाम अंधी नहीं है, आपको इसने आपने इसको अंधा किया डॉलरों की वजह से। आपने जो ज़ियाउल हक साहब ने यहाँ पे जो बोया था, आज फसल तैयार है। आज फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप चाहते थे ये एक्सट्रीमिस्ट बने, ये रेडिकल्स हों, एजेंसियां बनवाती रही हैं आगे पार्टियां आपकी, जैसे फलानी जैसे फलानी। आज पे करो प्राइस, यू विल, पाकिस्तान विल पे द प्राइस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पेइंग द प्राइस। थैंक यू वेरी मच सारे तार साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।